हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की आंसर की। अगर आप प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं तो आज यहाँ पे आप आंसर देखने आए होंगे, तो हम आपको आंसर्स बताएंगे आज। तो चलिए देखते हैं आंसर्स। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है आपको, आपने आंसर जो करा हुआ मैच करेंगे अपने। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, विषाद। विषाद कोई विशेषण नहीं है, विषाद एक संज्ञा है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? अगर आपने अलंकारों की परिभाषा पढ़ी होगी, अलंकारों को ढंग से पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विभावना अलंकार। ठीक है, रुकिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे आपने एक सुना होगा कि चले बिनु पद सुने बिनु काना करे विधि नाना, उसी प्रकार का जो एक वाक्य होता है वो विभावना अलंकार है। जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? आदेश, ज्ञापन, प्रतिवेदन या फिर पृष्ठांकन? तो पृष्ठांकन की आवश्यकता जरूर पड़ती है, आपको उसी पृष्ठांकन का दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहते हैं? जो तत्काल रचना करने वाले कवि होते हैं उसे बोलते हैं आशु कवि। निम्न विलोम युग्मों में कौन युग्म सही नहीं है? अतरंग बहिरंग सही है। प्रत्यक्ष नैसर्गिक सामायिक प्रत्यक्ष परोक्ष राजा रंग। तो नैसर्गिक और सामायिक ये गलत है, नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। जैसे नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल, की फूलों की घाटी की सुंदरता नैसर्गिक है, और कृत्रिम मतलब ये झील कृत्रिम है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा युग्म असंगत है? मैंने उसे पढ़ाया कर्ता कारक। पेड़ से फल गिरा कर्ण कारक। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है संबंध। आजकल वह घर पर ही है अधिकरण। तो देखिए पेड़ से फल गिरा करण नहीं, यह होगा अपादान कारक। जब भी अलगाव की बात आती है तो हम अपादान कारक लिखते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्वय में है ऑप्शन बी अनु। और अगर संधि की बात करेंगे तो संधि हो जाएगी ये कौन सी? यण संधि। कपिल का पेड़ तथा पतलून पहना बादल किसकी रचना है? कपिल का पेड़ तथा पतलून पहना बादल किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन ए, राजेश जोशी की। कपिल का पेड़, पतलून पहना बादल, अच्छे लोग, टंकारा का गाना, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं राजेश जोशी द्वारा। अगर शेखर जोशी की बात करें तो शेखर जोशी ने भी बहुत सी रचनाएं करी है, जैसे कोसी का घटवार, मेरा पहाड़ और अन्य बहुत सी रचनाएं। नौरंगी बीमार है। हिमांशु जोशी की बात करें तो हिमांशु जोशी ने महासागर, छाया को मत छूना जैसी बहुत सारी रचनाएं की हैं। अगर मनोहर श्याम जोशी के देखें तो मनोहर श्याम जोशी ने भी कसब, कयाप और हम लोग, कुरु कुरु सुहा जैसी बहुत सारी रचनाएं करी है। विस्मयादिबोधक निपात है, यानी विस्मयादिबोधक किससे दिखाया जाएगा? तो काश, काश के आगे आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। एक व्यक्ति नई दिल्ली से अपने मित्र को कलकत्ता के लिए पत्र भेजता है, वह कहलाएगा व्यवसायिक, शासकीय, व्यक्तिगत या कार्यालय? तो व्यक्तिगत पत्र होगा ये। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसका पति विदेश गया होता है उस स्त्री को बोलते हैं प्रोषित पतिका, और नवोड़ा का अर्थ होता है अविवाहित स्त्री। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना है? देखिए हम ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से ज्यादा आंसर पे ध्यान देंगे। जहां पे लगेगा मुझे एक्सप्लेनेशन करना है वहां पर मैं करूंगा। तो दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, आपका बंटी नहीं है, रश्मि रति भी है। तो आपका बंटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका बंटी रचना है किसकी? मनु भंडारी की। मनु भंडारी जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कौन सी? 1 इंच मुस्कान, यही सच है, महाभोज, ऐसी बहुत सारी रचनाएं है मनु भंडारी की। ये आपका बंटी का प्रश्न आपके केबीसी में भी आ चुका है एक बार। दरोगा किस भाषा का शब्द है? दरोगा किस भाषा का शब्द है? हमारी हिंदी में आज जो हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं, देखिए मैंने इस्तेमाल बोल दिया तो इस्तेमाल भी हिंदी का शब्द नहीं है। ठीक है ना। तो हम जो भी प्रयोग करते हैं वो हिंदी के शब्द नहीं, वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। तो जो दरोगा शब्द है, दरोगा भी लिया गया है कौन सी भाषा से? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। दरोगा है तुर्की भाषा का शब्द। इसके लिए आप एक कविता भी याद कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे तुर्की शब्दों का मेल जोल हो जाता है, यानी एक साथ आ जाते हैं। जैसे कुली बहादुर तुर्क बेगम की, कैंची चम्मच तोप तोपची की, ताश काबू बीबी खच्चर की, लाश सुराग दरोगा गनीमत की। ठीक है। निम्न में से द्विज का अर्थ नहीं है। द्विज तो पक्षी, पक्षी को भी द्विज बोलते हैं।
चंद्रमा को भी द्विज बोला जाता है और ब्राह्मण को द्विज, सोने को द्विज नहीं बोला जाता। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगर सोने के पर्यायवाची देखेंगे तो क्या होगा? स्वर्ण, कुंदन, कनक, और भी बहुत से पर्यायवाची होते किसके? सोने के। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ठीक है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो डिंगल भाषा है राजस्थानी से, डिंगल और पिंगल। ठीक है, डिंगल पिंगल भाषा जुड़ती है राजस्थानी में। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शुद्ध शब्द है। अगर आपके घर में हवन होता होगा तो पंडित जी बोलते हैं कि हवन की समिधा लेकर आओ, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी छाटिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखते, ज्योत्सना लिखते ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना। अगर अंताक्षरी की बात करें तो अंताक्षरी नहीं होता, ये होता है अंत्याक्षरी। कर्मधारय नहीं होता, कर्म धारय, र पूरा आता है मात्रा के। तो बिक्री सही शब्द है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सीता राम से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा है? तो जब भी हम किसी को कंपेयर करते हैं, समानता बताते हैं, किसी का तुलना करते हैं, तो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक, ऑप्शन सी। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, रेखांकित विशेषण है। तो आधा लीटर यानी परिमाण दिया गया है, संख्या परिमाण वाचक। हिंदी साहित्य के किस युग में को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है? तो जागरण सुधार काल कहा जाता है जो काल था 1900 से 1920 तक का। कौन सा काल था? तो ये था द्विवेदी युग। ठीक है। अंग्रेजों के, अब देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए हैं। अंग्रेजों के किस मेजर जनरल ने गोरखाओं पर बिहार के रास्ते काठमांडू पर आक्रमण किया? तो देखिए चार ऑप्शन आपके पास, चारों ही अंग्रेजों के मेजर जनरल है। अगर हम बात करेंगे ऑक्टर की, तो ऑक्टर ने सतलज मतलब सतलज वाली साइड से बिहार पर आक्रमण किया। जिलेप्सी की बात करें तो ये दून में थे, दून से आक्रमण किया। और अगर मारले की बात करें तो मारले थे कहां से? बिहार से। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। और अगर हम वुड की बात करेंगे तो वुड थे कहां से? गोरखपुर से। ठीक है ना, गोरखपुर से। निम्न में से किसका मतलब गढ़वाली शब्दावली में रिखू होता है? रिखू किसे कहा जाता है? अगर आप गांव से जुड़े रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज जान लीजिए। तो रिखू कहा जाता है किसे? गन्ने को। धान की बात करें तो धान को कहते हैं क्या? सट्टी। सरसों को बोलते हैं लिया। ठीक है ना, सैया, सैया। मटर को भी बोला जाता है कुछ आम भाषा में। कंडाली बिच्छू घास का वैज्ञानिक नाम है। कंडाली, देखिए उत्तराखंड से जितने भी पेड़ या पौधे जो महत्वपूर्ण है उनका साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ता है। कंडाली बिच्छू घास का नाम है ऑप्शन बी अर्टिका डायोका। अगर ये चाइनीसीज देखें तो ये किसका नाम है? लीची का। अगर हम मेलस पोमिला की बात करें तो यह है सेब का नाम। और कैनबिस सैटिवा है किसका? भांग का नाम। ठीक है। कुमाऊं का दूसरा गोरखा सूबेदार कौन था? सब बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कौन था, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। दूसरा गोरखा सूबेदार कौन था? तो ये था काजी नरशाही। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप क्रम में लगाए गए तो आप याद भी कर सकते हैं। निम्न में से किसे गढ़वाल का अकबर कहा जाता है? फतेह शाह, कीर्ति शाह, मानशाह, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों को लगाएंगे। देखिए फतेह शाह को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दरबार में अकबर के समान नवरत्न थे। और अगर हम बात करें कीर्ति शाह, तो कीर्ति शाह ने जिस तरह से अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था, उसी तरह कीर्ति शाह ने दीन इलाही धर्म तो नहीं चलाया, परंतु उसने सर्वधर्म सम्मेलन की एक बैठक बुलाई थी। ठीक है। निम्न में से किसे हिरदा के नाम से जाना जाता है? हरीश रावत, हरीश नेगी, हीरा सिंह रावत या फिर हीरा सिंह राणा। तो ऑप्शन डी हीरा सिंह राणा इसका आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा निवासी है और अभी जून, शायद से जून 2020 में इनकी मृत्यु भी हो गई। कुली बेगार पर कौन सी फिल्म बनी थी? गुल्लू, मधुली, बोझ या फिर मुक्ति। तो ऑप्शन बी मधुली इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2007 में बनी थी। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस नदी के उद्गम तक जाती है? तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी में होती है और ये जाती है भृगु गंगा के उद्गम तक। और इसको अगर कहेंगे कि इस यात्रा को पहचान किसने दिलाई, तो इसे दिलाई थी किसने? इंद्रमणि बडोनी जी ने। ठीक है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, अब 1921 सब याद करने लग गए। तो अब देखिए 1921 के भी दो ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा 13 अप्रैल 1921। सगुन को छूलो किस जनजाति में प्रचलित है? तो सगुन को छूलो है थारू जनजाति में। वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहां स्थित है? तो यह है देहरादून में। हाल ही में जारी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2021 में 2019 की तुलना में कितने वन आच्छादित 2021 में 2019 की तुलना में कितने वन आच्छादित क्षेत्र
उपलब्ध है। देखिए वन आच्छादित ठीक से नहीं लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा आप। तो कितने रहे हैं, तो रहे 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? अगर आप इसे देखें तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल बनेगा, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी कब? 2006 में। लेकिन अगर हम उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2011। ठीक है, 2011। गंगभेवा बावड़ी स्थित है। उग्रसेन की बावड़ी सबने सुना होगा, आज आप गंगभेवा बावड़ी सुनेंगे, और यह है कहा, ऑप्शन ए देहरादून में। नरसिंह स्टेडियम स्थित है कहा, रानीखेत अल्मोड़ा। उत्तराखंड में कितने लोगों को वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार दिए गए? तो उत्तराखंड से कितने लोगों को दिए गए? तो 4 लोगों को दिए गए। एक पद्म भूषण था हमारे पुराने सीडीएस जी दिवंगत विपिन रावत जी को, और बाकी 3 पद्मश्री दिए गए, वो आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? और ये कथन होगा किसके बारे में? कस्तूरी मृग के बारे में। कस्तूरी मृग के बारे में कौन सा? इसकी ऊंचाई 20 इंच होती है, सही है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, बिल्कुल सही। गर्भ धारण अवधि 6 महीने होती है, सही है। 5 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जी नहीं, इतनी ऊंची नहीं होती। अगर हम बात करें तो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है क्या? कस्तूरी मृग। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में थे 19 परगने 125 पट्टियां। देखिए मैं ज्यादा ऑप्शन नहीं करूंगा, सीधा आंसर बताएंगे, 17 परगने और 120 पट्टियां। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी द्वारा नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया? उत्तराखंड तो नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया गया था, ऑप्शन डी 1984 में। निम्न में से कौन सा ताल रुद्रप्रयाग में है? लामा ताल उत्तरकाशी में, रोहिसीड़ा और खेड़ा ताल सब उत्तरकाशी में। एक सरवदी ताल है रुद्रप्रयाग में जिसे हम चोराबाड़ी या फिर गांधी सरोवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान स्थित है, तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है श्रीनगर में। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान का है गोपेश्वर में, ठीक है ना। मोहान और रानीखेत में भी आगे देखेंगे बाद में कभी। सूरज कायों पुस्तक किसने लिखी है? सूरज कायों पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीतम भरतवाण ने। देहरादून के कुलागढ़ में कब वन अनुसंधानशाला का निर्माण किया गया? तो वन अनुसंधानशाला का कुलागढ़ में निर्माण हुआ था 1929 में। ठीक है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए पीछे, हाँ ठीक है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है? कॉर्बेट 520 बिल्कुल सही, गोविंद 472 बिल्कुल सही, नंदा देवी 624 बिल्कुल सही, फूलों की घाटी 85.5 जी गलत, 87.5 ये 87 भी आप ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। निम्न में से किसके बालू में बिल्कुल भी सोना नहीं पाया जाता? उत्तराखंड में 4 नदियां हैं जिनके बालू में सोना पाया जाता है, जिनमें है शारदा, रामगंगा, पिंडर और अलकनंदा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में अपने हर चीज के अपने अपने नाम होते हैं, तो वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं बुणिया। जो घर से लगी भूमि होती है उसे बोलते हैं घरिया, और जो गांव के बीचों बीच भूमि होती है उसे बोलते हैं बिचलिया। राज्य के किस व्यक्ति ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा 6.6 मीटर उगाया है? तो ये उगाया है किशन चंद्र जोशी ने, अल्मोड़ा निवासी है। महिलाओं की सहायता के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन कब से किया जा रहा है? स्वयं सहायता समूह गठन हो रहे हैं 2001 से 2 से, ठीक है ना। बिल्वेश्वर मंदिर स्थित है, तो यह है हरिद्वार में बिल्व पर्वत पर। बद्रीनाथ में निम्न में से कौन सी शिला नहीं है? मार्कंडेय शिला, भृगु शिला, नारद शिला या गरुड़ शिला? तो ऑप्शन बी भृगु शिला नहीं है बल्कि भृगु धारा है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? त्रिशूल पर्वत देखो आपको 4 उत्तराखंड की 4 पर्वत की ऊंचाई दी गई है, और इनमें से त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है 7120। अगर 7800 की बात करें तो ये किसकी है? नंदा देवी की। 7756 कॉमेट की, और 7434 नंदा देवी पूर्वी की। चरे या चैयो नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो चरे या चैयो पहना जाता है किसमें? गले में, ऑप्शन सी। और ये सोने या चांदी का बना जाता है। चरे हो गया, कंठमाला, गुलबंद, ये सब गले में पहने जाते हैं। वर्ष 2001-11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशक वृद्धि दर में सबसे अधिक गिरावट रही? तो सबसे अधिक गिरावट रही, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि जनगणना के वो मतलब बुक में बताया गया है, और चैनल पे फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी टिहरी। किस जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर भैलो खेला जाता है?
भैलो किस जनजाति द्वारा खेला जाता है? तो ये खेला जाता है ऑप्शन सी जौनसारी में। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1958 में। और कहां की गई थी? रामनगर में। रामनगर में की गई थी। राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञान उत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारी को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना। देखिए वाक्य, राज्य में विकास के लिए बहुत अनंत शक्ति है। विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन एवं प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता है। एम और आर दोनों सही है तथा आर एम का सही स्पष्टीकरण है। एम और आर दोनों सही है किंतु आर एम का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एम सही है किंतु आर गलत है। एम गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एम और आर दोनों ही सही है किंतु आर एम का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब करी गई? पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1979 में। राज्य के किस जिले का शिशु लिंग अनुपात सबसे कम रहा है? तो सबसे कम रहा है किसका? हरिद्वार का। कितना? 877। और अगर सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक रहा है किसका? अल्मोड़ा का। कितना? 922। राज्य के कौन व्यक्ति 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? तो ये वो थे कृष्णा चंद्र पंत, गोविंद वल्लभ पंत जी के पुत्र। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जीएस वाले सर बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आपके लिए सैटरडे का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट मतलब ये एक पेपर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट पेपर है, मॉडल पेपर है उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स को कवर करने के लिए। इसका लेवल रहने वाला है मॉडरेट टू टफ। आपको ध्यान देना है कि इससे आपके पटवारी, पुलिस और कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई की तैयारी हो जाएगी जबरदस्त। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेज पाठशाला ऋषिकेश में स्टार्ट हो गए इन सभी एग्जाम्स के लिए। आप वहां पर भी तैयारी के लिए आ सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आप पहले डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप वो प्रैक्टिस करें और ये पेपर आपके लिए प्रैक्टिस और आंसर की दोनों हो। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कोशिश करनी है कि आप फटाफट आंसर कर पाए। आपको क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई एक्स्ट्रा जानकारी भी दी जाएगी। पहला है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। उल्फा क्या है ये आपको बताना है। ये एक उग्रवादी संगठन है। जैसे आपने देखा होगा हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान जैसी संस्था न्यूज में थी। उल्फा क्या है? तो अर्बन लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। क्या है? उल्फा अर्बन लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। ये 1979 में न्यूज में आया था। सरकार ने 1990 में इसको बैन कर दिया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा असम। आ रही है आपको इतनी बात समझ में? इसका आंसर है असम। जितने लोगों ने असम करा होगा प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पर स्थित है, कहां पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, माउंट आबू, हैदराबाद, नासिक और पुणे। आंसर है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल भी है। प्रथम एक जो है फेमस तीर्थ स्थल है राजस्थान में, माउंट आबू में। आगे चलते हैं। डॉन किस देश का समाचार पत्र है? इस तरह के न्यूज़पेपर जब जब न्यूज़ में रहते हैं अधिकतर पूछे जाते हैं। तो डॉन है यूएसए का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, यूके का। ये बताना है आपको, है ना। डॉन का यहाँ पर डी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है। ये है पाकिस्तान का। कहाँ का है न्यूज़पेपर? पाकिस्तान का है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है। राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको पता चला होगा कि मनी बिल के मामले में मनी बिल कौन बताता है? तो मनी बिल बताता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर ये डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ऐसे समझिए कि सभी विधेयक अगर वित्त विधेयक हों, सभी वित्त विधेयक हैं, वित्त विधेयक ये रहे और इसके साथ है मनी बिल, है ना। तो आप कह सकते हैं कि सभी मनी बिल वित्त विधेयक होंगे, पर सभी वित्त विधेयक मनी बिल नहीं होंगे। ये बोला गया है कि ये कहां पर पेश किया जाता है? तो देखो ये बात है लोकसभा में, भारत सरकार द्वारा। किसके? भारत सरकार। अब भारत सरकार विधानसभा में थोड़ी ना करेगी, राज्य सरकार विधानसभा में करेगी। तो आपको क्वेश्चन देते समय विशिष्ट ध्यान देना है, विशिष्ट ध्यान देना है, बिल्कुल एकदम विशेष तरीके से क्वेश्चन करना है। पढ़ते समय आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो आंसर है 1896। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1896 में। कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी जो थे, रहीमतुल्ला सयानी, ये व्यक्ति कौन थे? ये थे कांग्रेस के उस समय पर अध्यक्ष। आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उस समय कब ये स्टैब्लिश की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। स्वतंत्रता आंदोलन में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कई सारे सेशन स्टार्ट हुए 1885 से लेकर के और 1947 तक, बहुत सारे 1950 तक सेशन इसके स्टार्ट हुए। ठीक है, अब 57 सेशन हुए लगभग। उसमें से एक सेशन हुआ कलकत्ता में जिसमें क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया, पहली बार, सर्वप्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। रहीमतुल्ला सयानी हुए अध्यक्ष। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? ओलंपिक न्यूज में था, आपने देखा होगा। भारत ने, नीरज चोपड़ा ने उसमें गोल्ड मेडल जीता है। हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। किसकी? कॉमनवेल्थ गेम्स की। भारत ने 2010 में इसका आयोजन किया था। भारत में इसका आयोजन हुआ था। लेकिन पूछा गया है पहला आयोजन कब हुआ था? तो आंसर है 1930 में। कहाँ हुआ था? तो आप सभी बोलेंगे कनाडा के हैमिल्टन में। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक है, आगे आइए। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट से मिसलिनियस के तौर पे इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। उबेर कप जो है ये है बैडमिंटन से, आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो 2 कप बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है उबेर कप, एक है उबेर कप और एक है थॉमस कप। ठीक है, एक है उबेर कप और एक है थॉमस कप। उबेर कप जो है ये बैडमिंटन के लिए फीमेल से संबंधित है और ये थॉमस कप है ये है मेल से संबंधित। आपको आ रही है इतनी बात समझ में? आपका इस प्रैक्टिस सेट के साथ होगा रिवीजन एकदम तगड़ा। बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ, चलते रहिए। क्वेश्चन देखिए, एक एक लेवल अप होता जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और एंशियंट हिस्ट्री से हड़प्पा से क्वेश्चन आता ही आता है। जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। आंसर हो जाएगा कालीबंगन। अब इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कालीबंगन किस जगह में है? धोलावीरा कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? लोथल कहाँ है? तो भैया कालीबंगन है राजस्थान में, यही बात समाज जानता है। धोलावीरा कहाँ है? तो ये है गुजरात में, ऐसा माना गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। और लोथल कहाँ है? तो ये है गुजरात में। और लोथल क्या था? लोथल था बंदरगाह। आंसर है इसका कालीबंगन। आ रही है बात समझ में? क्या मिला है वहां से? जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा गया। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन ऐसे कराए जाएं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, फर्जी ना हो, फालतू ना हो। इन बातों का ध्यान रखना है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? मेरी बात ध्यान से देना। अगर हम बौद्ध सभा की बात करें तो ये 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं। पहली बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा, तीसरी बौद्ध सभा और चौथी। आपको इसमें क्या क्या याद रखना होता है? कई बार हम बताए हैं कि देखिए, ध्यान रखिए, प्लेस, स्थान किसका है। ठीक है, फिर याद रखिए कि राजा कौन है, राजा उस समय शासक कौन है, और फिर याद रखिए कि अध्यक्ष कौन है। आ रही है आपको इतनी बात समझ में कि आपको अध्यक्ष ध्यान रखना है। अगर प्लेस की बात की जाए तो RVPK, ये शॉर्टकट याद रख लीजिए। अगर राजा की बात की जाए तो AK याद कर लीजिए। ठीक है, अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो MSMV। आप ये कोड ध्यान रखिए और जहां पर भी ये चार्ट बना हुआ है वहां पर इसे अप्लाई कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको ये याद हो जाएगा। आप इससे राजगृह याद कर सकते हैं, वैशाली याद कर सकते हैं, पाटलिपुत्र और कुंडलवन के साथ के का रिलेशन है, राजा हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। लेकिन कौन सा पूछा गया है? हमें पूछा गया है दूसरा बौद्ध सभा। अब मुझे ध्यान देना, पूछा क्या, किस शासक की बात है, मतलब राजा की बात है। दूसरा देखो के का नाम आया है, यहां पर के से कौन सा नाम है? आंसर उठा के दे मारोगे, कालाशोक है। ये वाला के याद कर लो, ये है कनिष्क। आएगी बात समझ में क्या तुमको? इतनी MSMV से मिला लेना। आपको मुगल पे 30 मिलेगा, सबाकामी मिलेगा, माफ कीजिएगा, महाकश्यप मिलेगा, सबाकामी मिलेगा, मुगल पे 30 मिलेगा और आशुघोष मिलेगा। ठीक है, वसुमित्र मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? याद रखना, अब मुगल बादशाहों से क्वेश्चन आने थोड़े कम हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करो, पढ़ो, आसान क्वेश्चन है, शायद अगली बार तुम्हारे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे।
राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था कब? मुगल काल के ड्यूरेशन में। थोड़ा सा याद करो, क्या वो लूट करते थे, राजगत संपत्ति थी, भू राजस्व था या टैक्स था? तो आंसर हो जाएगा भू राजस्व, कर। ठीक है, भू राजस्व से ही संबंधित थे, यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? जब जो चीज सुरक्षा के लिए, मतलब समझ रहे, क्वेश्चन में यहां से है कि सुरक्षा के लिए मराठे जिस राजस्व को लेते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुखी, चौथ, अबावाब, जमादानी, किस नाम से जाना जाता है? ये है, तो आंसर हो जाएगा चौथ नाम से। सरदेशमुखी भी एक टैक्स होता था, चौथ भी एक टैक्स होता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन चौथ होता था चौथ होता था सुरक्षा के लिए, और सरदेशमुखी होता था एक किस्म से अधिभार। क्या होता था? अधिभार, मतलब अतिरिक्त कर होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स होता था सरदेशमुखी। अच्छा क्वेश्चन है, आसान लगा होगा लेकिन कई लोग अब गलत होंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ध्यान देना, सबको मालूम है कि 1905 में किसने किया था बंगाल विभाजन? तो बोलोगे कर्जन ने काट दिया था। कर्जन ने काट दिया था बंगाल विभाजन को 1905 में। लेकिन इसकी कुछ गतिविधियां हैं। कब ये अनाउंस किया, कब ये अनाउंस हुआ, ये पूछ रहे हैं, मतलब घोषणा कब हुई और कब ये इंप्लीमेंट किया गया, कब ये इंप्लीमेंट किया गया, ये वाली बात है भैया, ध्यान देना। घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को। अगर इंप्लीमेंट पूछा जाता तो ये बोलते। इंप्लीमेंट की डेट बहुत लोगों को याद रहती है, क्वेश्चन में जानकारी देनी थी, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। घोषणा 20 जुलाई को हुई और अनाउंस कब किया गया? 20 अक्टूबर को। फाइनल इंप्लीमेंट कब किया गया? 20 जुलाई को। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गृह शासन, खिलाफत, असहयोग आंदोलन। जरा ध्यान देना, बात इसी की है कि एक वर्ष के भीतर हमें स्वराज चाहिए। ये लक्ष्य आज़ादी के किस आंदोलन का था? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन सा आंदोलन था जिसने डिसाइड किया कि हमें एक वर्ष के भीतर चाहिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ भाई? 1930 के ड्यूरेशन में हुआ। नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा, याद होगा, बेसिक बातें। गृह शासन नहीं समझ आया तो होम रूल, होम रूल आपको समझ आएगा, होम रूल समझ आएगा 1916 में। खिलाफत आंदोलन 1919, टर्की का मामला है, तुर्की का मामला है, याद रहेगा। आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा भारत में पहला बड़ा आंदोलन किया गया 1920 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया गया, और इसी में लक्ष्य था कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति की जाए। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ वह था 23 जनवरी, सबको याद रहता होगा, याद रखिए, ध्यान दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह था कटक, कलकत्ता, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। क्या अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर कलकत्ता हो जाएगा तो शायद आप गलत हैं, शायद नहीं, आप पूरी तरीके से गलत हैं। सही क्या है? सही है कटक, और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। यही बात आपको ध्यान देनी है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई है? आपका डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पर डेटा नहीं रखा, जानकारी रख दी है, डेटा भी आएगा। चोरी चोरा कांड, कौन सी घटना सबसे अंत में हुई है? तो याद करो, ईयर 1922, दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन 5 मार्च को, और 1931 में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में की गई, सांप्रदायिक की। बोला सबसे अंत में कौन सी आएगी? 22, 23, 31, 32, यही होगी। अगस्त के टाइम पे, अगस्त में 1932 में यह अनाउंसमेंट किया गया था। कॉम्युनल अवार्ड दिया गया जब गोलमेज सम्मेलन हुए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद यह अनाउंस किया गया। बात आपको ध्यान देनी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ, दांडी मार्च उसके बाद शुरू हो गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, चोरी चोरा घटना 1920 में। असहयोग आंदोलन के बाद यह घटना हुई थी और असहयोग आंदोलन का वापस लेना पड़ा था। आगे चलते हैं। 1927 मॉडर्न हिस्ट्री, बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी, एक कमेटी बनाई गई, कई सारी कमेटियां, हंटर कमेटी बनाई गई है, सर्जेंट कमीशन बनाया गया है, हटोग आयोग बनाया गया है, उसी में से एक है। बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? बटलर कमेटी क्यों जानी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं आंसर आपको दूंगा और आपको चीजें आएंगी समझ। भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच, उस समय पर भारत सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश भारत की सरकार थी, के बीच संबंध सुधारना इसका लक्ष्य था। आगे आते हैं, एक पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये हो जाएगा, बात को समझना, इंग्लिश में इसीलिए लिखा है करेक्ट एकदम। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक
कविता संग्रहता के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये 4 ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित, भारत का यूएन में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था 1917 में पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष। आ रही है बात समझ में? और अगर भारतीय महिला बोला जाए, भारतीय ऐड कर दो कि भारतीय महिला, तो भारतीय महिला सरोजनी नायडू। तो 2 फैक्ट हो गए। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन की में पहली भारत की रिप्रेजेंटेटिव थी। अरुणा आसफ अली 1942 के ड्यूरेशन में 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन होता उस समय पर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी। इस बात को याद रखेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है वर्तमान में? ये पूछा गया है। ऐसा क्यों पूछा गया है? तो हाल ही में 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। क्या आपको मालूम है पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो बोलेंगे 1987 में जारी की गई थी। अभी मध्य प्रदेश का नंबर है पहला, जिसके पास एरिया क्षेत्रफल ज़्यादा है। लेकिन अगर बात परसेंटेज की आ जाए तो मेघालय याद रखना है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे को मेघालय थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा काट दे रहा हूँ। मेघालय मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है कि शायद मेघालय नहीं है या मेघालय हो सकता है, मालूम नहीं है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को एरिया वाइज सबसे पहला मिला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। और मध्य प्रदेश के बाद है अरुणाचल प्रदेश। ये तो मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ, कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो दिमाग से निकल जाता है। अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। आ रही है इतनी बात समझ में? हमारा आंसर है भूपेंद्र यादव, क्योंकि उन्होंने ये वन रिपोर्ट की है जारी, है ना। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, बात याद रखनी है। गजेंद्र सिंह के बारे में बोला जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत भारत में कृषि मंत्री हैं। ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है। आते हैं पीएम आवास योजना की तरफ। हाल ही में बजट अनाउंस किया गया। बजट में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का और टारगेट रखा गया है, निर्माण का टारगेट रखा गया है। ये योजना कब शुरू की गई थी? बजट में तो इसकी बात की गई है, 2022 के बजट में बात की गई है पीएम आवास योजना के बारे में। तो हम बात करेंगे, यहां पर हो जाएगा 2015 इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं साहित्य के लिए जेसीबी अवार्ड साहित्य के लिए किसे दिया गया? ये क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ अवार्ड दिए जाते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी तरह से है जेसीबी अवार्ड, ये किसे मिला है? तो ये मिला है एम मुकंदन को ये मिला है। अजय शर्मा को क्या मिला है? तो अजय शर्मा को मिला है नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड। ठीक है, आ रही है इतनी बात आपको समझ में? एम मुकंदन है इसका सही एकदम अच्छा वाला आंसर, है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? एकदम करारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना और आराम से समझना। इस क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा। सूर्य सिर के ऊपर कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा, ये बोला गया है। मान लो ये पृथ्वी है, ऐसा मान लो, है ना। एक गोला है, इसको एक रेखा होती है जो 0 डिग्री पर बांटती है। अक्षांश रेखाएं ये होती हैं, समांतर इन्हें खींचा जाता है। इसी तरह से एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इसी तरह से एक रेखा होती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। ऐसा माना गया है कि केवल इसी जगह पर सूर्य का जो पूरा प्रकाश है वो देखने को हमें मिलता है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, जिसके कारण बाकी जगहों पर प्रकाश जाते समय वह लेटरल की ओर जाने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जब 23.5 डिग्री भारत के 8 राज्यों से गुजरती है क्या? कर्क रेखा। ये तो आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। तो आप देखेंगे तो जो भी कर्क रेखा से नीचे वाले क्षेत्र होते हैं वहां गर्मी ज्यादा होती है, वहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है। तो चेन्नई,
मुंबई और भोपाल, यहां तो लंबवत चमकेगा, नहीं चमकेगा तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में नहीं चमकेगा। इसी बात पे बात होगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन है, आंसर करिए। तब तक हम आपको बताते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का क्या मसला है। भारत की इसमें यानी कि जो इंडिया की रैंक है वो है भैया 140। कितनी रैंक है? 140, टोटल 156 देशों से। कौन जारी करता है? तो ये जानेगा आज का जमाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है इसे जारी। आगे देखिए और मजे लीजिए इस क्वेश्चन के। शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे काम होगा। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई लोगों ने हिमालय, दक्कन पठार, शिवालिक, उत्तरी मैदान, आपने इसे तुक्का मारा होगा। मैं आपको बता दूं कि यह है दक्कन पठार का भाग। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा ज्योग्राफी की क्लास में। ये दक्कन पठार का भाग है क्योंकि थ्रस्ट की वजह से एक जो विभाजन हुआ उसकी वजह से जब निर्माण हुआ तो जो दक्कन का पठार था साउथ का वो मेघालय से बिल्कुल अलग हो गया, बीच में से दरार आ गई, इसीलिए वो खिसका सा प्रतीत होता है। ऐसा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हम जानते हैं। ठीक है, दक्कन का पठार अलग हो गया। दक्कन के पठार में ही गारो, खासी, जयंती आप जानते होंगे, मेघालय में इसका पूरा पूरा विस्तार है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। मजेदार क्वेश्चन है, देख करके अच्छा लगेगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, आइलैंड, आपने लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, माजुली, सालसेट, इनके बारे में सुना होगा। आंसर आपको बताना है किसमें सबसे ज्यादा आबादी रहती है। देखिए आंसर हो जाएगा सालसेट द्वीप। अब सालसेट द्वीप में रहती तो कहां पर है? तो जैसे ही मैं लिखूंगा ना महाराष्ट्र, तुम्हें समझ आएगा कि बात तो सर आप सही बोल रहे हो। आगे चलते हैं। कोंकण रेलवे मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? एकदम सस्ता क्वेश्चन दे दिए हैं मास्टर जी, एकदम सस्ता क्वेश्चन। कोंकण रेलवे मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो बस कुछ नहीं करना है, इंडिया का मैप बनाइए, पश्चिमी घाट आपको दिखाई देगा, गोवा केरल वाला हिस्सा, वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि हम बात पश्चिमी घाट की कर रहे हैं। निम्नलिखित शहरों में से, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा किसी नदी के किनारे नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपने देखे होंगे कि पूछा जाता है यह शहर किस नदी के किनारे है। सवाल है कि यहाँ पर 4 शहर हैं, बोला कौन किस नदी के किनारे नहीं है? तो देखो ध्यान देना, अजमेर है भैया लूनी नदी के किनारे, पणजी है मांडवी नदी के किनारे, जौनपुर शायद गंगा नदी के किनारे है, ये अभी ध्यान नहीं है, पर हमें मालूम है कि हमें भोपाल जो है वो किसी नदी के किनारे नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में आपने सुना होगा। रामसर सम्मेलन, जिन्होंने ये भी नहीं सुना, जो बिल्कुल अभी एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, रामसर सम्मेलन ईरान के शहर का मामला है। 1971 वहां पर हुआ था रामसर, ये रामसर लिख दिया, इसे कर दीजिए रामसर सम्मेलन, ईरान का शहर है रामसर। वहां पर आर्द्र भूमियों के लिए हमने काम किया और पहला आर्द्र भूमि दिवस मनाया 1997 से। आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को हम मनाते हैं क्या? आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड दिवस। 4 फरवरी को हम कैंसर अवेयरनेस डे, कैंसर डे के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है? सिस्टम को बूट करने का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट आपको बता देने इसका आंसर, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एकदम सस्ता क्वेश्चन है। सिस्टम को बूट करने का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगर आप इसके 4 ऑप्शन भी पढ़ लेंगे तो भी 3 ऑप्शन आप बाहर कर दोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पद है PCXT का आशय क्या है? क्वेश्चन पढ़ के देख लिया होगा, कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखिएगा और आप कर देंगे पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू किया गया था? सवाल ये है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेल विनर कौन है भैया? तो आपने बोला होगा राफेल नडाल हैं, बिल्कुल बात सही है। तो फीमेल भी आपको मालूम होगा, एशले बाटी जो है वो फीमेल विनर है। कब की? 2022। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और फिर क्या होता है? फिर होता है US ओपन।
आ रही है बात। ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम हैं, 4 ग्रैंड स्लैम है भैया। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू हुआ था? तो पहली बार हुआ था 1905 में। यही क्वेश्चन है, याद रखने हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। थोड़ा रीजनिंग एप्टीट्यूड को देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। 30% छूट पर एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1050 रुपये है। यदि छूट 15% हो तो बिक्री मूल्य क्या है? आराम से समझना, समझा के जाऊंगा और तुम हमेशा कर पाओगे। बोला डिस्काउंट है। भाई देखो, कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है। अगर उसमें 30% की छूट मिल जाए तो आपको कितने की पड़ी? 70% की चीज़ मिली। बस मान लो कि MP एक मार्क्ड प्राइस होगा, कुछ रुपए लिखा होगा उस पे 30% की आपको क्या मिल गई? छूट मिल गई। तो 100 था, 70 हो गया। इसका 70% किसके बराबर होगा? तो कहा गया कि बिक्री मूल्य। भाई 70% पे डिस्काउंट मिला तो फिर बेचेंगे ना, कितने पे बेचेंगे? तो बोला 1050 रुपए पे 1050 रुपए पे बेचा जाएगा। यदि छूट 15% हो, समझना, तो बिक्री मूल्य कितना है? तो भाई 70% था। पहले हम निकाल तो लें कि एक्चुअल में 100% कितना था। MP था कितना? इसे काट लो। इसे जैसे ही काटोगे तो 15 सत्ते 105 और यहां पे जाओगे तो यह आ जाएगा 1500। मतलब ये हो गया मार्क्ड प्राइस। MP आ गया आपके पास इतना 1500 रुपए। बोला छूट परसेंट 15% कर दो, मतलब छूट परसेंट घट रही है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इस 1500 का 15% निकाल लो, समझो मेरी बात को, और 1500 में से माइनस कर लेना, क्योंकि 15% लेस हो गया ना, तो माइनस कर लेना, आराम से आ जाएगा। या एक तरीका है 100 में से, समझो यहां 70% हुआ था ना, 15% पहले 30% कम करना था, आप 15% करो। 15 करोगे तो 85 हो जाएगा। 100 में से 10 गया 90, 5 गया 85। 1500 का भाई 15% तो लेस हो ही गया, तो 85% ही तो देना होगा अब हमें। तो बिक्री मूल्य करना है कितना? कर दो गुणा भाग इसका, यानी कि 15 की गुणा कर दीजिए 85 के साथ। बड़ा आसान है और कुछ भी नहीं है। 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? 1275 इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। कोडिंग डिकोडिंग हमेशा आती है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। करने का तरीका बता रहा हूं आपको। A से लेकर के Z की संख्याएं याद होनी चाहिए, A से लेकर Z तक 26। मेरी बात समझना। अगर आपको ये याद नहीं है और आपको ये याद करनी है कम टाइम में, तो पाठशाला ऋषिकेश के YouTube चैनल पे जाओ, सर्च करो कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास। कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास। समाज इन्हें रीजनिंग और मैथ्स के मास्टर के नाम पे जानता है। ये हैं रीजनिंग और मैथ्स के जादूगर। तुम्हें याद ना हो जाए तो वीडियो डिसलाइक करके चले जाना, ऐसा समझ आएगा। कोडिंग डिकोडिंग तुम्हें याद हो जाएगी, और जैसे ही तुम्हें याद होगी तो तुम कहोगे F6 होता है, U21 होता है, G7 और T20 होता है 20 नंबर में ABCD से। के होता है भाई 11, P होता है 16, L होता है 12 और O होता है 15, D होता है 4, W होता है 23 और E होता है 5 और V होता है 22 विक्ट्री, और C होता है 3, W होता है 23 और D होता है 4 और X होता है 24। ये इसकी नंबरिंग है। जैसे ही आपने नंबरिंग कर ली, अब आपको इनका सीरीज जाननी है। मेरी बात ध्यान से समझना, तब आप विषम अक्षर चुन पाओगे। मतलब 3 एक जैसे हैं और एक है गलत। क्या है वो गलत? समझना। देखो 21 और 6 27, 20 और 7 27, 16 और 11 6 और 1 7 27, 12 15 27, 23 4 27, 22 5 27, 5 2 7। इन दो संख्याओं का सम जो आ रहा है वो आ रहा है 27। इन दो संख्याओं का जो सम आ रहा है 27। इन दो जो संख्याओं का सम आ रहा है वो 27 है। इन दो का भी 27 है। इस तरीके से आप इसको भी चेक करोगे तो दोनों का सम, आसपास की दोनों संख्याओं का, दोनों शब्दों का, दोनों वर्ड्स का जो सम है, अल्फाबेट का जो सम है वो है 27। क्या वो यहां पर है? यानी कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है। आंसर हो गया ये वाला। आगे चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको चीजें समझ आएगी। क्वेश्चन सुनना। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से, श्वेता जो जहां से वहीं पर रख लो, बोला बाएं छोर से। भाई बाएं यही वाला होगा, आप समझ रहे हैं? बाएं छोर से इस तरफ से कौन से है? 27 है। ठीक है, बाएं छोर से 27 है। स्थान पर है फलक श्वेता के दाएंवें स्थान पर, ये इस तरफ और ये इस तरफ 27 7वें स्थान पर है। यहां पर है मतलब इसकी साथ ही। ठीक है, फलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या होगा, यह पूछा गया है।
समझना, दाएं छोर से पूछा गया है। तो आप क्या करें कि इसको भी इधर ले आए, तो 27 मतलब यहां पर है तो इसकी संख्या हो जाएगी 34, 34 हो जाएगी। अब 34 हो जाएगी और पलक का ही स्थान पूछा है तो 34वां नंबर बताना है, वो भी दाएं ओर से। तो यहां तक तो 33 होंगे ना, अगर यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है वो 34 है तो यहां पर बैठने वाला हो जाएगा 33। मतलब अगर ये वाली संख्या आपको इधर से बतानी है तो मेरी बात समझना, आप 33 घटा दो। किससे घटा दो? टोटल से। 74 माइनस 33, 4 में से 3 गया 1 और ये हो जाएगा 41। तो आंसर आ जाएगा ये वाला 41 हो जाएगा आंसर ये क्वेश्चन का। इसके लिए भी रीजनिंग की क्लास आप पाठशाला की पढ़ सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए, पूरा समझाया जाएगा। ज़्यादा समझाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसके लिए अलग से रीजनिंग की क्लास है, सिटिंग अरेंजमेंट जा करके देख लो। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है। ऐसा कहा गया कि तमिलनाडु जो है भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण है? इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी प्रधानता है, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कौन सा आपको सही लग रहा है? मेरी बात बताना, सवाल समझना कि कारखाने में निर्मित सूत हो रहा है, कारखाने में बन रहा है, काली कपास की मृदा महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो ये चला गया, ये चला गया। तो अब देखिएगा तो ये होगा, ये तो ये होगा। अब देख लेते हैं कि भाई क्या होगा। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो कारखाने में सूत बनाने के लिए श्रमिक चाहिए, आंसर होगा बी। आ रही है बात समझ में? काली कपास को रेगूर मृदा भी कहा जाता है और ये महाराष्ट्र गुजरात वाले हिस्से में और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में देखने को मिलती है। अगला है ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर मल्टी डैम परियोजना है, प्रोजेक्ट है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो जैसे ही आप गुजरात की तरफ जाएंगे आप आंसर बता के आगे चले जाएंगे। ओंकारेश्वर परियोजना आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। पर्यावरण में क्या शामिल होता है? पर्यावरण के बारे में सवाल है, बोला अजैव और जैविक कारक जो होते हैं वो पर्यावरण में शामिल होते हैं। आपने आपको समझाने के हिसाब से, क्वेश्चन करने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, दोनों चीज़ों में आपका फायदा हो ये बात आपको ध्यान देनी है। इकोनॉमिक्स में आते हैं, बोला एसबीआई का पुराना नाम बताइए। एसबीआई कब बना था? तो ध्यान देना, एसबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 जुलाई 1955 को। लेकिन ये बना कब था? तो 1921 को एक बैंक बना जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में और बन गया एसबीआई। तो आप मार देंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई, 1955 में इसको बना दिया गया। क्या बोलोगे? एसबीआई। आ रही है बात समझ में? जरूरत है इसकी है कि आप जानें। अगला है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? हाल ही में उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं, भर भर के सवाल आने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं कराया जाता? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आंसर बता दे रहा हूं कि जो भी स्थानीय निकाय हैं, देखो चाहे ग्राम पंचायत हो या हो आपका नगर निकाय, क्या हो? नगर निकाय, इसके चुनाव करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से। कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है इसके चुनाव, ठीक है। लेकिन बाकी सारे चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है। आगे क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अभी आपको मालूम होगा कि 18 वर्ष वाले व्यक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर हम वोट देते हैं। एक जमाना हुआ करता था जब एज हुआ करती थी 21 साल। अब क्या हो गया है तो जरा समझना कि एक अमेंडमेंट किया गया 61 अमेंडमेंट 1989 और एज घट करके हो गई किससे? 18। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बेसिक क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आएगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिल गया होगा, नहीं मिला है अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके सुझाव का स्वागत है। आप हमें बता सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट का लेवल कैसा रखा जाए। वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल पर पाठशाला ऋषिकेश को आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।